29 मई 1953 की सुबह समुद्र तल से करीब 9 किलोमीटर ऊपर, जहां हवा इतनी पतली है कि हर सांस एक संघर्ष बन जाती है, जहां तापमान -27 डिग्री तक गिर चुका था और जहां एक गलत कदम का मतलब था हमेशा के लिए खामोश हो जाना, वहां दो इंसान आगे बढ़ रहे थे। एक था न्यूजीलैंड का एडमंड हिलरी और दूसरा था एक शेरपा जिसे पूरी दुनिया ने सालों तक सिर्फ कुली कहकर बुलाया था, जिसका काम था दूसरों का सामान ढोना, दूसरों के सपनों को अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ की ढलानों पर चलते रहना। उस आदमी का नाम था तेंजिंग नोर्गे और उस सुबह वो इतिहास बदलने वाला था। तेंजिंग की कहानी उस चोटी से नहीं शुरू होती। वो शुरू होती है उन गहरी बर्फीली घाटियों से जहां गरीबी और कड़कड़ाती ठंड किसी बच्चे की पहली दुश्मन होती है। 1914 के आसपास नेपाल और तिब्बत की सरहद पर बसे खुंबू इलाके में याक चराने वाले एक परिवार में तेंजिंग हुआ। इतनी गरीबी की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं थी, बस एक दिन से दूसरे दिन तक का सफर था। एक स्थानीय लामा ने उस बच्चे का नाम रखा तेंजिंग नोर्गे, जिसका अर्थ होता है धर्म का धनी या भाग्यशाली। शायद उस लामा को कुछ दिख गया था जो बाकी दुनिया को नहीं दिखा। बचपन में जब तेंजिंग याक चराते थे तो उनकी आंखें हमेशा ऊपर की तरफ उठी रहती थी, उस विशाल बर्फ से ढके पहाड़ की तरफ जिसे उनके लोग चोमोलुंगमा कहते थे, यानी घाटियों की देवी मां। शेरपाओं के लिए यह पहाड़ महज पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं था, यह एक देवता था, पवित्र और अछूत। और यहीं उस बच्चे के जीवन की सबसे गहरी विडंबना छुपी थी। जिस देवी मां की वे पूजा करते थे, उसी की तलहटी में जीने के लिए उन्हें बाहर से आने वाले यूरोपीय साहबों का बोझ ढोना पड़ता था। शेरपाओं को इन अभियानों में इंसान नहीं, एक जरूरी उपकरण की तरह देखा जाता था। रस्सियां बांधो, टेंट लगाओ, खाना पकाओ और जब सफलता मिले तो चुपचाप पीछे खड़े रहो, क्योंकि वो पल किसी और के नाम होगा। तेंजिंग ने यह सब बचपन से देखा था और उनके भीतर एक चीज पक रही थी, एक जिद, एक ऐसी आग जो ठंड में भी बुझती नहीं। किशोरावस्था में ही वो घर छोड़कर दार्जिलिंग आ गए, जहां पर्वतारोहण के अभियान तैयार होते थे। उनके पास न कोई डिग्री थी, न कोई नाम, न कोई सिफारिश। था तो बस एक चीज, पहाड़ों को समझने की वो सहज बुद्धि जो किसी किताब से नहीं आती, और एक ऐसा हौसला जो उन्हें बार बार उन ढलानों की तरफ खींचता था। 1935 से शुरू होकर 1952 तक तेंजिंग ने 7 बार एवरेस्ट को फतह करने की कोशिश की और 7 बार पहाड़ ने उन्हें वापस लौटा दिया। हर बार जब वो नीचे आते तो लोग कहते, शायद यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन तेंजिंग के लिए हर नाकामी एक सबक था, हार नहीं। पहाड़ उन्हें तराश रहा था, तोड़ नहीं रहा था। 1952 में 2 स्विस अभियान एवरेस्ट पर गए। वसंत के अभियान में तेंजिंग और उनके साथी रेमंड लैम्बर्ट 8,599 मीटर तक पहुंचे। उस वक्त किसी भी इंसान से ज्यादा ऊंचा, शिखर से सिर्फ 249 मीटर दूर। लेकिन ऑक्सीजन उपकरण खराब हो गए, खाना खत्म हो गया और डेथ जोन की कड़कड़ाती ठंड ने शरीर जवाब देना शुरू कर दिया। उस रात दोनों को बिना खाने के, बिना ऑक्सीजन के -40 डिग्री में एक छोटे से टेंट में रात गुजारनी पड़ी। दोनों पूरी रात एक दूसरे को थामे बैठे रहे, सिर्फ इसलिए नहीं कि डर था, बल्कि इसलिए कि अगर एक छोड़ देता तो दोनों जम जाते। सुबह वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस रात ने तेंजिंग को एक नई पहचान दी। वो सिर्फ पोर्टर नहीं थे, वो एक असली पर्वतारोही थे। और इसी 1952 की नाकामी ने 1953 की सफलता की नींव रखी। 1953 में जब ब्रिटिश अभियान दल की घोषणा हुई तो तेंजिंग जानते थे कि ये उनका आखिरी मौका है। उम्र बढ़ रही थी, शरीर पर सालों के पहाड़ों की मार के निशान गहरे होते जा रहे थे। इसी अभियान में उनकी मुलाकात हुई एडमंड हिलरी से, एक न्यूजीलैंडर जो पेशे से मधुमक्खी पालता था और जुनून से पहाड़ चढ़ता था। 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं के ये 2 इंसान पहली नजर में ही एक दूसरे को समझ गए, क्योंकि पहाड़ की भाषा में कोई वर्ग नहीं होता, कोई नस्ल नहीं होती। रास्ते में एक बार हिलरी एक खतरनाक बर्फ की दरार में गिरने लगे। तेंजिंग ने एक पल भी नहीं सोचा, रस्सी कसी, पूरी ताकत झोंकी और हिलरी को वापस खींच लिया। उस एक पल में पूरी दुनिया का वो औपनिवेशिक ढांचा जो कहता था कि साहब ऊपर होता है और शेरपा नीचे, चकनाचूर हो गया। वहां उस बर्फ पर न कोई मालिक था, न कोई नौकर, बस 2 इंसान थे जो एक दूसरे की जिंदगी थामे आगे बढ़ रहे थे। 29 मई की तड़के 6:30 बजे दोनों ने अपने आखिरी पड़ाव से चढ़ाई शुरू की।
ऑक्सीजन के सिलेंडर पीठ पर थे, हर कदम जैसे किसी अदृश्य दीवार से लड़ाई हो। वो खड़ी चट्टान, जिसे आज हिलरी स्टेप कहते हैं, शरीर की आखिरी परीक्षा थी। तेंजिंग के हाथ सुन्न थे, आंखों पर बर्फ जमी थी, सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उनके कदम रुके नहीं। और फिर सुबह के 11:30 बजे अचानक चढ़ाई खत्म हो गई। सामने सिर्फ अनंत नीला आसमान था। तेंजिंग नोर्गे उस जगह खड़े थे जहां उनसे पहले कोई इंसान कभी नहीं खड़ा हुआ था। हिलरी ने हाथ बढ़ाया, तेंजिंग ने उन्हें गले लगा लिया और फिर बिना कुछ कहे तेंजिंग घुटनों के बल बर्फ पर झुक गए। अपनी मां की दी हुई चॉकलेट, कुछ बिस्किट और एक छोटी सी पेंसिल निकाली और उन्हें चुपचाप बर्फ में दबा दिया। देवी मां के लिए, उस पहाड़ के लिए जिसने उन्हें बार बार लौटाया लेकिन आज यहां तक आने दिया। जो आदमी पूरी दुनिया को अपने कदमों के नीचे देख रहा था, वो उसी पल में एक बच्चे की तरह पहाड़ के सामने झुक गया था। यही तेंजिंग नोर्गे थे। पहाड़ से उतरते ही हकीकत का एक और तूफान उनका इंतजार कर रहा था। दुनिया जश्न मनाने की बजाय एक जहरीले सवाल में उलझ गई। पहला कदम किसका था? अखबार बंट गए, राजनीति शुरू हो गई और उस पवित्र उपलब्धि को विवादों की गंदगी में घसीटा जाने लगा। हिलरी को नाइटहुड मिला, वो सर एडमंड बन गए। तेंजिंग को मिला एक मेडल और सालों तक एक सहयोगी की पहचान। लेकिन तेंजिंग ने कभी शिकायत नहीं की, कभी दावा नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, हम दोनों साथ पहुंचे, एवरेस्ट हम दोनों ने जीता। यही उनकी असली महानता थी। वो आदमी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था, लेकिन जिसके दिल में जर्रा भर अहंकार नहीं था। अपनी बाकी जिंदगी उन्होंने दार्जिलिंग में बिताई, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में उन युवा शेरपाओं को तराशते हुए जो कल के तेंजिंग बनने वाले थे। 1986 में जब उनका निधन हुआ तो उनकी राख का एक हिस्सा हिमालय में बिखेरा गया। वो वापस अपनी मां के पास लौट गए। आज भी जब हिमालय की हवाएं चलती हैं तो लगता है जैसे वो उन हजारों गुमनाम नायकों की कहानी सुना रही हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदला, लेकिन जिनका नाम किसी हेडलाइन में नहीं आया। तेंजिंग की वो मुस्कान आज भी एक मशाल है उन सभी के लिए जो गरीबी की घाटियों से उठकर, गुमनामी के अंधेरे से लड़कर सितारों को छूने का ख्वाब देखते हैं। क्योंकि अगर खुम्बू की उन बर्फीली घाटियों में याक चराने वाला एक बच्चा बिना किसी डिग्री के, बिना किसी नाम के, बिना किसी सिफारिश के दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हो सकता है, तो शायद हमारी घाटियां उतनी गहरी नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। अगर तेंजिंग नोर्गे की यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर उस याक चराने वाले बच्चे की जिद ने आपके भीतर कुछ जगाया, तो एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये उन तमाम गुमनाम नायकों को एक सलाम है जिनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में दब जाती हैं। और अगर आप इस तरह की कहानियों से ऊर्जा लेते हैं तो अगली कहानी और भी गहरी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने नाजी क्यूलियो कैंप के सबसे घने अंधेरे में भी, जहां हर रोज मौत दरवाजे पर दस्तक देती थी, जिंदगी का अर्थ खोज लिया। उनका नाम था विक्टर फ्रैंकल।